ये बात है 10 जून 2000 की, जब लंदन का फेमस मिलेनियम ब्रिज अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। पिछले 2 सालों से लोग इस आइकॉनिक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। लिहाजा जब इसको खोला गया तो पहले ही दिन सबने इसको इस्तेमाल करना चाहा। ये ब्रिज सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए लंदन में रिवर थेम्स को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था, पर जैसे ही इसके ऊपर लोगों ने चलना शुरू किया, मिलेनियम ब्रिज बुरी तरह से झूलना शुरू हो गया। ये देखते ही अथॉरिटीज हरकत में आ गई। पहले 2 दिन तक पुलिस ने सबको ब्रिज पर भीड़ लगाने से रोका, लेकिन 2 दिनों के बाद इसको दोबारा से अगले 2 सालों तक बंद कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद लंदन का ये फेमस ब्रिज दुनिया की नजरों में आ चुका था। इसको बनाने वाले सारे इंजीनियर्स सर जोड़कर बैठ गए कि आखिर इतना मजबूत ब्रिज सिर्फ लोगों के चलने से कैसे हिल सकता है। इसका रीजन कुछ ऐसा था जो इंजीनियर्स पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। ये एक ऐसा मसला था जिसने कुदरत के कानून के खिलाफ जाने और फिरेट करके नॉर्दर्न इंग्लैंड में वाक़े ब्रोटन सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे। सोल्जर्स के फुट स्टेप्स की सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ब्रोटन सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसमें 60 सोल्जर्स रिवर में जा गिरे और काफियों को गहरी चोटें भी लगी। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इस दिन के बाद से ब्रिटिश आर्मी ने अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो किसी भी ब्रिज को क्रॉस करते वक्त एक साथ और परेड करके नहीं गुजरेंगे। ये ना सिर्फ ब्रिटिश आर्मी बल्कि अगले कई सालों तक दुनिया भर में मिलिट्रीज की प्रैक्टिस रही, बल्कि कहीं कहीं तो आज तक इसको फॉलो किया जाता है। ये तो सोल्जर्स थे जिनके एक साथ पड़ने वाले कदमों ने ब्रोटन सस्पेंशन ब्रिज को गिरा दिया, लेकिन लंदन के मिलेनियम ब्रिज की फुटेज में देखा जाए तो एक अजीब चीज नोटिस करने को मिलती है। यहाँ पर चलने वाले लोग तो कोई सोल्जर्स नहीं है, पर इनके फुट स्टेप्स, इनके कदम आपस में इतने ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड क्यों हैं? और 21वीं सदी में बनने वाला ये मॉडर्न फुट ब्रिज इनकी सिंक्रोनाइजेशन बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाया? इस बात का जवाब हमें 350 साल पहले हुए एक एक्सपेरिमेंट से मिलता है। 1665 में एक फेमस डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन huygens ने दुनिया की पहली पेंडुलम क्लॉक बनाई थी। इनका मकसद समंदर में सेलर्स को ये बताना था कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। पहले दौर में सेलर्स समंदर में अपनी लोकेशन का अंदाजा सूरज या स्टार्स की पोजीशन देखकर लगाते थे, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा होता था। इससे लैटिट्यूड यानी नॉर्थ साउथ पोजीशन तो पता चल जाती थी, लेकिन अगर उनको एक्यूरेट टाइम पता होगा तो उससे उनको लॉन्गिट्यूड यानी अपनी ईस्ट वेस्ट लोकेशन का भी पता चल सकेगा। उस दौर में जो घड़ियां होती थीं वो एक दिन में 15 मिनट तक या तो आगे या पीछे हो जाती थी, यानी वो इस काम के लिए बेकार थी। huygens की बनाई हुई पेंडुलम क्लॉक दिन में सिर्फ 15 सेकंड तक आउट होती थी। huygens का प्लान था कि वो एक शिप में 2 पेंडुलम क्लॉक्स को हैवी वेट के साथ लटकाएंगे, ताकि समुद्री लहरों की वजह से पेंडुलम क्लॉक का मोशन भी डिस्टर्ब ना हो और अगर एक खराब हो जाए तो बैकअप क्लॉक भी मौजूद हो। इन पेंडुलम क्लॉक्स को चेक करने के लिए huygens ने पहले दोनों को अपने घर पे ही एक लकड़ी से लटकाया। दोनों क्लॉक्स को एक एक करके स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि दोनों क्लॉक्स आपस में सिंक्रोनाइज हो गई हैं। लेफ्ट वाली क्लॉक का पेंडुलम लेफ्ट की तरफ स्विंग करता तो उसी वक्त राइट वाली क्लॉक का पेंडुलम राइट की तरफ। huygens को क्लॉक्स का ये अजीब बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने दोबारा से दोनों क्लॉक्स की मूवमेंट को हिलाया, लेकिन 30 मिनट के बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो गई। huygens का ख्याल था कि शायद इन दोनों के बीच में एयर प्रेशर का कोई कनेक्शन है, लिहाजा उन्होंने दोनों क्लॉक्स के बीच में एक कार्डबोर्ड रख दिया। लेकिन 2 मिनट के बाद वो क्लॉक्स एक दूसरे के साथ दोबारा सिंक्रोनाइज हो गई। फिर आखिरकार उन्होंने दोनों क्लॉक्स को एक दूसरे से अलग कर दिया, एक को एक कुर्सी से लटकाया तो दूसरी को दूसरी कुर्सी से। तब जाकर उन्होंने नोटिस किया कि क्लॉक्स का ये इनविजिबल कनेक्शन अब टूट चुका है। पर जब ये दोनों एक ही लकड़ी से लटकी हुई थी तब उनका आपस में क्या कनेक्शन था? इस वीडियो में 32 मेट्रोनोम्स को एक टेबल पे रखकर अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किया जा रहा है, यानी इनकी स्टार्टिंग सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 ही मिनटों के बाद आप देख सकते हैं कि ये 32 की 32 मेट्रोनोम्स हैरत अंगेज तौर पे खुद ब खुद आपस में सिंक्रोनाइज हो गई हैं, जबकि बज़ाहिर इनका इस टेबल के अलावा आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन का ये सीक्रेट कनेक्शन सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स पर ही अप्लाई नहीं होता। फायरफ्लाइज, जिनको हम जुगनू भी कहते हैं, ये भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। रिसर्च में ये नोटिस किया गया है कि जुगनू जब एक साथ होते हैं तो वो सारे आपस में सिंक्रोनाइज होकर एक साथ चमकते हैं, पर इसके लिए जरूरी है कि एक जुगनू दूसरे से इतना करीब हो कि उसका फ्लैश दूसरे तक पहुंच सके। अगर ये आपस में दूर दूर होंगे तो इनके फ्लैश करने की सिंक्रोनाइजेशन आपस में टूट जाएगी। एक एरिया में जितने ज्यादा जुगनू होंगे उतना ज्यादा चांस होगा कि वो सारे आपस में सिंक्रोनाइज करके फ्लैश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी कई मामलात में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन बनाते हैं। इस वीडियो में ऑडियंस एक परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजा रही है। शुरू में हर कोई अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ तालियां बजा रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आप खुद देख सकते हैं।
इन लोगों को किसी ने भी ऐसा करने के लिए बोला नहीं था, लेकिन फिर भी सबने अपनी तालियों की फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे के साथ मैच कर डाला। सिंक्रोनाइजेशन का ये फिनोमिना किसी एक दो चीज़ों तक महदूद नहीं है। हार्ट की एग्जाम्पल देखी जाए तो हमारा दिल हमारी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलता है। एक नॉर्मल इंसान अगर तेज भागेगा तो उसका हार्ट रेट फौरन उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड ब्रेन तक पहुंचाना होता है। लेकिन अगर हार्ट में कोई मसला हो जाए तो उसकी सिंक्रोनाइजेशन बॉडी के साथ मैच नहीं करती। इसको इर्रेगुलर हार्ट बीट या फिर मेडिकल टर्म्स में एरिथमियास भी कहते हैं। इस कंडीशन में हार्ट रेट यानी उसकी धड़कन अपने आप ही बढ़ जाती है। अब हार्ट ज्यादा ब्लड तो पंप कर रहा है, लेकिन लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रही, तो होगा क्या, ब्रेन को ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन कम मिलेगा और इस सिचुएशन में इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी तरह अगर हार्ट रेट खुद ब खुद स्लो हो जाएगा तब भी इंसान की जान जा सकती है। यानी कम सिंक्रोनाइजेशन तो नुकसानदेह है ही, लेकिन ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन भी मसले पैदा कर सकती है। अब इन तमाम एग्जाम्पल्स को जहन में रखते हुए हम एक बार फिर से मिलेनियम ब्रिज को देखते हैं। हुआ यूं कि जब यहाँ इतने सारे लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया तो अपने आप काफी लोगों के स्टेप्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो गए। मिलेनियम ब्रिज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि इसकी केबल्स ने ब्रिज को साइड से सपोर्ट दी हुई थी, ना कि ऊपर से। सिविल इंजीनियरिंग और खास तौर पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ये असूल होता है कि फुट ब्रिज की डिजाइनिंग के दौरान उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इंसानों के कदमों की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं रखा जाता। जब एक झूले पर बैठ के हम अपनी टांगों को झूले की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आगे या पीछे करते हैं तो झूला अपने आप तेज हो जाता है। इसी तरह जब मिलेनियम ब्रिज पे लोग एक साथ चलना शुरू हुए तो उनकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और ब्रिज पहले थोड़ा सा झूलना शुरू हुआ। क्योंकि ब्रिज की केबल्स साइड पे लगी हुई थी, इसी वजह से ब्रिज की मूवमेंट साइडवेज थी। इस साइडवेज मूवमेंट की वजह से अब लोगों ने भी खुद को बैलेंस करने के लिए साइडवेज चलना शुरू कर दिया और फिर रेजोनेंस की वजह से ब्रिज की मूवमेंट किसी झूले की तरह तेज से तेज होती गई। जब ये मसला अच्छी तरह से डायग्नोज हो गया तो फिर इंजीनियर्स ने मिलेनियम ब्रिज पर टोटल 89 शॉक एब्जॉर्बर्स इंस्टॉल किए। एनर्जी को बिखेरने के लिए 37 और वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 52 शॉक एब्जॉर्बर्स इंस्टॉल किए गए। अपना काम कंप्लीट करने के बाद फरवरी 2002 में मिलेनियम ब्रिज को एक बार फिर से टेस्ट किया गया। कंपनी ने 2000 से ज्यादा लोग अरेंज किए और उनको ब्रिज पर चलाया। ये टेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज टेस्ट माना जाता है। टेस्ट के बाद जैसा प्रेडिक्ट किया गया था, ब्रिज की मूवमेंट में खातिर खा कमी देखी गई। आज भी सिंक्रोनाइजेशन को प्रेडिक्ट करना, दो या दो से ज्यादा बॉडीज का आपस में इनविजिबल कनेक्शन ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो परिंदों में भी देखा जाता है जब वो एक साथ उड़ते हैं। मधुमक्खियाँ जब एक साथ होती हैं तो न सिर्फ उनकी आवाज़ एक साथ निकलती है, बल्कि छत्ते पर बैठे हुए अगर उनको खतरा महसूस होता है तो ये एक साथ अपने पर मारती हैं, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है।